हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मज़े में होंगे। तो वर्क पावर एनर्जी पार्ट 5 यानी कि वर्क पावर एनर्जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन्हें फॉलो कर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम फ्रिक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्लम कर चुके हैं, हम एनएलएम के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्लम कर चुके हैं और सर्कुलर मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो जो लोग जेई के अलावा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं। तो अगर वो लोग भी इन लेक्चर्स को देखते हैं तो वो भी इन्हें पूरा देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोचें कि ये जेई के लिए क्वेश्चंस हैं तो उनकी वो प्रिपरेशन ना करें, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स। तो एक बिल्डिंग का कोई टैंक है जिसको 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक फिल करना है 15 मिनट के अंदर, ये हमें गिवन है। टैंक जो है ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है और उसकी एफिशिएंसी जो पंप की है वो 30% दी हुई है। तो हमें पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, तो देखो साहब करेंगे कैसे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसको ले लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें जो गिवन है वो है कितना, 30 मीटर क्यूब है। हमारे पास टाइम है, टाइम हमें गिवन है कितना, 15 मिनट्स। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास हाइट दी हुई है ग्राउंड से जो कि कितनी है, 40 मीटर है। एफिशिएंसी जिसको हम ईटा से लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 30%। तो देखो गिवन वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी देने का मतलब क्या है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच में कोई रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट पावर यानी कि जो पावर डिलीवर होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वो किसके बराबर, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर किसके बराबर, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो या एनर्जी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितनी हो जाएगी, mgh अपॉन टाइम। अब सवाल ये आता है कि m कहाँ से निकालें, मास की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो जो मास होता है, मास वो बराबर होता है किसके, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, और जो पानी है, पानी का जो डेंसिटी है वो फिक्स होती है कितनी, 1000 मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 30 मीटर क्यूब, तो ये हो गया 30 और डेंसिटी हो गई कितनी, 1000, तो इसको लिख दिया हमने 10 पावर 3। तो उसके बाद आउटपुट पावर, पी आउटपुट अगर हमें निकालना है, पी आउटपुट तो वो किसके बराबर आ जाएगा, mgh। तो m कितना हो गया, 30 इंटू 10 पावर 3। g की वैल्यू ले लेते हैं हम 10 और h हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 40। बात कर लेते हैं टाइम की, टाइम कितना है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो कितना हो गया, 15 इंटू 60। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, फिर बनेगा पी आउटपुट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15 6 90। तो 30 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 अपॉन इंटू 4 और अपॉन में कितना हो गया, 90। ठीक है, तो ये कट कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 4 1 2 3 4 और अपॉन नीचे कितना आ गया, 3। तो ये आ गया 40,000/3, ये आउटपुट पावर आ गई। अब हमें दी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो होती है वो किसके बराबर होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमें क्या निकालना है, इनपुट पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी यानी कि ईटा। तो इनपुट पावर पी इनपुट, आउटपुट हमें कितना मिल गया, 40,000 डिवाइड बाई 3। एफिशिएंसी हमें कितनी रखी है, एफिशिएंसी हमें गिवन है 30%। ठीक है, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 30 डिवाइड बाई 100 100। तो ये आ गया 100 से हमने डिवाइड कर दिया।
तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इनपुट पावर की आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 43.6 किलो वाट। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 43.6 किलो वाट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहा, प्रोसेस ये रहा, सबसे पहले आपको एफिशिएंसी दी है तो वहाँ से आपको ये पकड़ना है कि इस एफिशिएंसी का क्या रोल हो सकता है। तो एफिशिएंसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो है। दैट मीन्स कि हमें आउटपुट पावर निकालनी है। आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी, जो कि हो जाएगी mgh/t। मास की बात कर लेते हैं, मास बराबर होता है किसके, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, और डेंसिटी जो पानी का है वो कितना होता है 1000। तो यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाल ली और फिर मास की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास आउटपुट पावर मिल गई। एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये एफिशिएंसी परसेंटेज में। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गई, इनपुट पावर मिल गई। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपके जो डाउट्स हैं या जो क्वेरीज है उनको कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके डाउट्स को देखता हूँ या देखूंगा मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other, then the long piece will have a force constant of। देखो भाई इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। लेट सपोज इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। इसको हमने दो पार्ट्स में कट कर दिया, ये 2 पार्ट्स में कट हो गई। तो एक पार्ट है जो उसकी लेंथ दूसरे की डबल है, ठीक है। तो इनका जो रेशो हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया, ये 2L और ये L। तो रेशो जो इनका हो गया दोनों पार्ट्स का L1 रेशो L2, वो कितना हो गया है, वो हो गया है कितना, L1 रेशो 2, कितना हो गया 1 रेशो 2। तो टोटल लेंथ कितनी है, L है, टोटल लेंथ है वो कितनी है, L। तो L1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L/3, और L2 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L2L/3। L2 जो है वो कितना हो जाएगा 2L/3, ठीक है। अब स्प्रिंग का अगर हमें कांस्टेंट पता है और उसकी जो लेंथ है वो पता है तो उसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या रिलेशन होता है, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि स्प्रिंग कांस्टेंट और जो लेंथ है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसकी जो लेंथ है उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इनिशियली जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, L है। तो हम ये वाला जो टुकड़ा है L2 इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं K2। तो लेट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पार्ट L2, इसको हम ले लेते हैं K2। तो इसके लिए क्या होगा, K2L2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। K2L2 भी कांस्टेंट है और KL भी कांस्टेंट है, तो दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, KL बराबर K2L2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, KL और K2 हमें फाइंड आउट करना है। L2 जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2L/3। तो यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2K। K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2K, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट ये हो सकता है बच्चों को कि जो मैंने लिखा है L2 की वैल्यू 2L/3 और L की वैल्यू को मैंने L/3 क्यों नहीं लिखा। तो देखो हमें जो यहाँ पर इक्वल करना है, इनिशियल जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K और उसकी जो पूरी लेंथ है L, उसको बराबर करना है हमें K2L2 के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K1L1, पर आपके पास K1 नहीं है यहाँ पर, तो फिर आपको K1 को निकालने के लिए इसको इससे बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें K2 पूछा गया है इसलिए हमने इन दोनों को बराबर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है, एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K इज हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड अ ब्लॉक ऑफ मास M इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड, ठीक है। एक आइडियल स्प्रिंग है जिसके एक एंड पर क्या है, कोई मास अटैच्ड है जिसका मास है M। मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड
देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन। देखो सर इसमें क्या है कहानी कि स्प्रिंग का एक एंड तो सीलिंग से अटैच्ड है और दूसरे एंड पर क्या लगा हुआ है, कोई मास लगा हुआ है, ठीक है, और ये मास है m। इनिशियली ये अनस्ट्रेस्ड है, इसको मैक्सिमम खींच लिया, मैक्सिमम पकड़ के खींच लिया, यानी कि कंडीशन कुछ हो गई ऐसे, यहां तक आ गई। तो मैक्सिमम पकड़ के अगर इसको खींच लिया है तो इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया y। और ये जो खींच लिया इसको मैक्सिमम पकड़ के, तो इसका मतलब स्प्रिंग में क्या आ गई, एक एनर्जी स्टोर हो गई जो कि किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी आएगी, वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम x वो मान रहे हैं, एक्सटेंशन को अगर हम x मान लेते हैं, मैंने y लिखा है x मान लेते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mg x के। तो हमें क्या पूछा है, x की वैल्यू, तो एक x से ये x कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 2mg/k के। तो यहाँ से x की वैल्यू बराबर हो गई किसके, 2mg/k के। देखो स्प्रिंग के यहाँ पर दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि इसका एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, तो उस केस में आप बराबर करते हो mg फोर्स को और kx को। एक आपसे पूछा जाता है सडन लोडिंग ऑफ स्प्रिंग का, तो वहाँ पर आप कैसे निकालते हो, एनर्जी जो स्प्रिंग एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के क्या करते हो, इक्वल करते हो। और एक ये वाला क्वेश्चन बनता है जिसमें आप मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग को जो है उसकी बात करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विद एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, assume that the generator converts a fixed fraction of the wind power intercepted by its blade into electrical energy. For wind speed v, the electrical power output will be proportional to। तो हमें बताया गया है यहाँ पर कि जो विंड पावर है, जो जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बारे में हमसे यहाँ पे एक रिलेशन पूछा है पावर का और वेलोसिटी का, कि क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फोर्स की। तो वी नो दैट कि जो फोर्स है वो बराबर होता है ma के, या फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं dmv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, v dm/dt, ऐसे लिखते हैं। अब जो मास होता है, मास इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, तो d/dt, और इसको मैंने अंदर ही लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एरिया इनटू कोई डिस्टेंस, तो एरिया इनटू डिस्टेंस। और डेंसिटी को हम बाद में लिख देंगे रो से, या अभी लिख देते हैं किससे, रो से। तो एरिया इंटू डिस्टेंस, लेट सपोज कि डिस्टेंस है वो है x, तो f इक्वल्स टू कितना बन गया, v d/dt। एरिया को हमने लिख लिया x से, डिस्टेंस हो गई x, और ये हो गया रो, ठीक। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है, v, a बाहर, रो बाहर, तो ये क्या बन गया, dx/dt। तो वी नो दैट कि जो dx/dt है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी। तो f किसके इक्वल हो गया, f हो गया a रो v स्क्वायर। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, f इंटू वी के, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लेते हैं अब। तो पावर यहाँ से f की वैल्यू को पावर के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, a रो v स्क्वायर, और ये पहले से था v, तो पावर इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, a रो v क्यूब, मतलब पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, v क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू।
तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें रिलेशन बताना है यहाँ पर, है ना। डिस्टेंस और किसके बीच में, टाइम के बीच में रिलेशन बताना है कि कितना आएगा। तो कैसे करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें पावर की बात कर रही हैं, तो पावर जो है वो किसके बराबर है, वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर है। पावर जो बराबर है किसके, फोर्स इंटू वेलोसिटी के। तो पावर, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए और वी। फोर्स को लिख दिया एम ए और वेलोसिटी यहाँ ऐसी की ऐसी जो लिखी हुई है। पावर एम ए को लिखा डी वी अपॉन डी टी और ये हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल्स टू पी अपॉन एम इंटू डी टी। ठीक है, रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। तो वी डी वी इक्वल्स टू पी अपॉन एम डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट वी डी वी, पी अपॉन एम कॉन्स्टेंट बाहर और ये डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ बनेगा पी अपॉन एम और टी। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 पी टी अपॉन एम और इसका क्या लग जाएगा, इसका लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल हो गई टी पावर हाफ के। अब हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि x। तो वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है किसके, डी एक्स अपॉन डी टी के। तो यहाँ से इसको लिख दूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिखूँ इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करोगे तो ये हो गया डी एक्स ओवर डी टी और ये कांस्टेंट जो है उसको मैंने बाहर लिखा 2p अपॉन एम और ये हो गया टी पावर हाफ, इसको अलग लिख लिया मैंने। तो ये बना dx और 2p ओवर m टी हाफ और dt। इसका अब मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, ये टी पावर हाफ है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे ये बनेगा x, ये बनेगा कितना 2p ओवर m और ये बन जाएगा t पावर 3/2 ओवर 3/2। जिसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट 2p बाई m और t पावर 3/2। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है जो x है वो t पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है और यही हमसे पूछा है कि x और टाइम में रिलेशन बताओ। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हमने किए हैं अभी तक आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में लिख के भेजिए, जैसे ही मैं उसे देखूंगा हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है A bob of mass m is suspended by a massless string of length l. ठीक है, the horizontal velocity v at position A is just sufficient to make it reach to point B. यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी की वजह से ये कहाँ पर पहुँच जाता है, B पर पहुँच जाता है। तो सर्किल की कंडीशन पूरी हो रही है। द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट ए सेटिस्फाइज। तो हमें वो एंगल बताना है जिस पर बॉब की जो स्पीड है वो हाफ हो ए की। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हम ये बाहर निकाल लेते हैं डायग्राम से, जो हमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये लेंथ एल, यहाँ से हमने ये आर्क बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आर्क लेंथ थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है और यहाँ पर वेलोसिटी है v। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है, h है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया कितना, h। ये पॉइंट a है और इस पॉइंट को मान लो कुछ भी, लेट सपोज ये पॉइंट c है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालोगे, ये पूरी लेंथ l है और ये l लेंथ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, l cos थीटा। तो h किसके बराबर बचेगा, l 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, h की। ठीक है, कैसे निकाली मैंने, ये पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये l है। फिर यहाँ से ये जो लेंथ है ये थीटा एंगल पर है और l कंपोनेंट बना रही है। तो इसका जिसके साथ हॉरिजेंटल के साथ कंपोनेंट यानी कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, l cos थीटा होगी यहाँ तक की। ये जो डिस्टेंस है कितनी बचेगी, इस पूरी में से ये माइनस हो रहा है ऊपर वाला यानी कि l cos थीटा। तो कितना बच जाएगा, h इक्वल्स टू l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, कौन कौन से पॉइंट पर, A पर और C पर। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट A एंड C।
ए पर आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, ए पर होगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं ए लिख लेता हूँ। और सी पर आपके पास होगी, एक तो होगी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं सी लिख लेता हूँ, और एक होगी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी पर स्पीड है, ठीक है, सी पर जो स्पीड है वो ए पर स्पीड की हाफ है, और ए पर हमें कहा है कि ए पर स्पीड वो है जो कि इसको सफिशिएंट बनाती है कि ये किस पर पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए, यानी कि सर्किल पूरा करने की कंडीशन। और सर्किल पूरा करने की कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में कि टू कंप्लीट अ सर्किल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए, √5g_r, जहाँ r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई, l हो गई। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा, 1/2m, ये कितना हो जाएगा 5gl, है ना, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर में, तो ये हाफ एम, और वी सी जो है वो कितना है, VA/2 है, तो ये हो जाएगा कितना 5gl, और बाय 2 है यानी कि क्या हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा। h की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो mgl, और ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 - cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ से कट क्या कह रहा है पहले वो देखो आप, तो ये हाफ, ये सबसे पहले तो m गया, ये m गया और ये m गया, ठीक है, g हर जगह से गया, gl और gl, तो बचा क्या है, यहाँ बचा 5/2 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 5/8, ये बचा 5/8, और इधर कितना बचा, इधर बच गया 1 - cos थीटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा ये इधर चला गया, ये आएगा कितना 5/8 + 1 - 5/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी cos थीटा -7/8, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा -7/8, और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू लाई करेगी, व्हेन थीटा लाई बिटवीन पाई से कहाँ तक 3π/4, इसके बीच में जब थीटा की वैल्यू होगी तो ही ये हमारे पास आंसर निकलेगा जो कि हमें गिवन है, कि यहाँ पर जाके स्पीड इसकी आधी हो जाए। ये सारी कंडीशन कब बनेगी, जब थीटा की वैल्यू इस रेंज के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि a uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically downward the edge of the table. If g is acceleration due to the gravity, the work required to pull the hanging part on the table. देखो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर आ गया तो एक बार कर लेते हैं वापस। एक टेबल बना दो, ये टेबल है, इस पर चेन, ये चेन लटकी हुई है, ये चेन लटकी हुई है। फिर गिवन है कि जो इसका L लेंथ का मास है वो कितना है, M है, और 1/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है, ये 1/3 पार्ट है L, और ये कितना रह जाएगा 2/3 L। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई M/L। तो मास ऑफ 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट का मास कितना हो जाएगा M/3, है ना, M/3, और ये मास हो जाएगा किसका 1/3 पार्ट का। तो वेट भी निकाल लेंगे, तो वेट ऑफ 1/3 पार्ट, तो वेट ऑफ 1/3 पार्ट, तो वेट ऑफ 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा M/3 × g, ये हो जाएगा वेट। अब हमें निकालना है वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल एनर्जी, कौन से पार्ट की, जो हैंगिंग पार्ट है। तो हैंगिंग पार्ट का जो वेट है mgh होता है, तो हैंगिंग पार्ट का वेट कितना हो गया M/3 × g, ठीक है, g का g रहेगा। उसके बाद लेंथ कितनी लेंगे, तो मैंने पहले ही बताया है कि ऐसे केसेस में जब हम इनको पुल करते हैं तो जो लेंथ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंसिडर की जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 पार्ट के लिए कहाँ हो जाएगा, हाफ पर,
तो जो लेंथ रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, l/6। कितनी रह जाएगी, l/6। तो इसको l/6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, mgl/18। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, mgl/18। 18। ठीक, तो ये थे आज के क्वेश्चंस और इसी के साथ हमने जो वर्क पावर एनर्जी के हैं वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं पीछे वाले, उनके वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक्स को चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं लेक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।